Okay, finally, here we are going to enter into computations. पहले इंपोर्ट का कंप्यूटेशन देखेंगे, फिर एक्सपोर्ट का कंप्यूटेशन देखेंगे। इसमें कैलकुलेटर बहुत काम आएगा, बट पहले बेसिक समझ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता ही है, 4 to 5 मार्क्स, कभी कभी 8 मार्क्स का भी आ जाता है, 2 क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं 4 to 8 मार्क्स। So out of your entire customs, this is a question which will surely come. Now, when do you think import starts? And when do you think import is complete? कुछ ध्यान आ रहा है? मैं थोड़ा यूएस से लेके आता हूँ शिप को। यूएस से शिप आ रहा है, ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ये यहाँ घुस गया। ये पोर्ट पे यहाँ ऑफिसर है, ऑफिसर ने पास किया ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन। आफ्टर द इंपोर्टर फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री। अभी मैंने इतना चीज आपको बता दिया, यू टेल मी, नंबर्स भी दे दिया। इंपोर्ट स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब? ओके, this was decided by Supreme Court again. Import starts once the goods enter Indian territorial waters. बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंपोर्ट हो गया, नहीं नहीं, वहां तो स्टार्ट है एंड इट इज कंप्लीट व्हेन दिस इज गिवन। That's when you can say it is completed. Let's have a look. Basically, आप ऑर्डर जैसे ही आपको मिल जाता है ना, यू कैन टेक द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। नॉर्मली आपको ऑर्डर सेम डे मिल जाता है, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हो उसी दिन आपको ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन मिल जाता है। बट सर, अगर ऑर्डर नहीं मिला, तो then the moment you file bill of entry, then in that case it would be said to be complete, because you have acknowledged that you have imported the goods. सर, अगर हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं किया तो फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तब इंपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। फिर क्या होगा? फिर ऑक्शन होगा। जब गुड्स ऑक्शन होते हैं तो जो गुड्स खरीद रहा है ना, ही इज डीम्ड टू बी द इंपोर्टर, एंड एज ही इज डीम्ड टू बी इंपोर्टर, वो जो डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, बेसिकली ही clears the goods through auction documents, that will be regarded as completion of import. Let's see. So if I were to say import completes when you present the bill of entry, and it starts when it enters Indian territorial waters. अब the question is, देखो कौन सा दिन का वैल्यू लगेगा। से सपोज जब आ रहा था ना गुड्स, वो $5,000 का इनवॉइस बनाया था। अब आने में तो टाइम लगता है,
अब $5,000 का इनवॉइस तो बना दिया, फिर उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्रैश हो गया, तो आई रीनेगोशिएटेड, एंड नेगोशिएट करने के बाद द प्राइस वो रिड्यूस टू $3,000। फिर मैंने इंपोर्ट कंप्लीट किया, एंड उसके बाद जब मैं पेमेंट दे रहा था, तब पेमेंट किया मैंने खाली $2,900 का। माई क्वेश्चन टू यू इज, कौन सा वैल्यू लगेगा, 5,000, 3,000, 2,900? Okay. So the law says the price actually paid or payable at the time of importation। और अभी सीखा आपने इंपोर्टेशन कब हुआ, जब बिल ऑफ एंट्री आपने प्रेजेंट किया और उसी दिन ऑर्डर मिल जाता है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। So what was the price paid or payable at the time of importation? $3,000 is the right answer. Okay. तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। सुना हुआ है ट्रांजैक्शन वैल्यू? वहां लिखा हुआ था प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, यहां भी लिखा हुआ है प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, एक ही डिफरेंस है, यहां लिखा हुआ है प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। सो दे हैव स्पेसिफाइड द टाइम कि कौन से टाइम का प्राइस यूज होगा। सो वी यूज द नेगोशिएटेड प्राइस विच इज बिफोर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। जो भी प्राइस रहता है दैट इज व्हाट इज यूज्ड। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू तो आपने सुना हुआ है, और एक तरह का वैल्यूएशन होता है इन कस्टम्स, टैरिफ वैल्यू। देखो टैरिफ रेट अलग होता है, टैरिफ वैल्यू अलग होता है। टैरिफ रेट मतलब जो रेट लिखा हुआ है कस्टम ड्यूटी का, उसको बोलते हैं टैरिफ रेट, क्योंकि कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू इज द वैल्यू स्पेसिफाइड बाय सीबीआईसी, और जो प्रोडक्ट के लिए सीबीआईसी ने वैल्यू नोटिफाई कर दिया है, आप कितने में भी इंपोर्ट करो फर्क नहीं पड़ता है, आपको कस्टम ड्यूटी टैरिफ वैल्यू पे ही पे करना है। टैरिफ वैल्यू ओवरराइड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया $100, दिस इज योर इंपोर्ट प्राइस। टैरिफ वैल्यू लिखा हुआ है, सीबीआईसी ने कहा है कि $150। टेल मी यू विल पे कस्टम ड्यूटी ऑन व्हाट? You have to pay custom duty on 150. You don't have an option at all. Now, tell me, isn't it harsh? Isn't it harsh? सर ये तो गलत है सर, मैं 100 में इंपोर्ट कर रहा हूँ, 150 में गवर्नमेंट बोल रहा है, ऐसे कैसे? Now, tariff value is applicable only for some products जहां बहुत ज्यादा टैक्स एवेजन होता है, जैसे कि गोल्ड। ना गोल्ड में लोग क्या करते हैं, गोल्ड में लोग थोड़ा कम वैल्यू दिखा देते हैं ताकि कस्टम ड्यूटी कम पड़ना, कम कम भरना पड़े। गवर्नमेंट इज लाइक, अच्छा गोल्ड का कम वैल्यू दिखाओगे? नहीं नहीं, गोल्ड का प्राइसेस तो मेरे पास अवेलेबल है, वो जो प्राइस मेरे पास अवेलेबल है उस पे कस्टम ड्यूटी भरना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर इंपोर्टिंग फॉर। देन बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर भी टैरिफ वैल्यू लगता है। सो नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स, गोल्ड, सिल्वर,
ये सब पे टैरिफ वैल्यू स्पेसिफाइड है कस्टम्स में। आप कितने पे भी इंपोर्ट करो, जो टैरिफ वैल्यू दिया हुआ है उस पे ही आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है। और आपको क्या लगता है, टैरिफ वैल्यू थोड़ा मार्केट प्राइस से ऊपर रहेगा या नीचे? सर, वी नो गवर्नमेंट वेरी वेल। करेक्ट, यू नो गवर्नमेंट वेरी वेल, सो यू टेल मी। थोड़ा सा इट वुड बी अबव मार्केट प्राइस बिकॉज गवर्नमेंट कभी अपना लॉस नहीं करेगा। ये आता है सर वीकली, हाँ टैरिफ वैल्यू वीकली आता है, अभी तो नहीं, बट यू कैन जस्ट you can see this tariff value. Gold bars other than Tola bars bearing manufacturer 603, ये सब डॉलर्स में है। यू डोंट टेक इट इन रुपया, टेंशन हो जाएगा नहीं तो। ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं एंड इट इज रिलीज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो जब भी गवर्नमेंट टैरिफ वैल्यू नोटिफाई करता है, सीबीआईसी डज दिस। सो दो वैल्यूएशन, इज देयर समथिंग लाइक दिस इन जीएसटी where government or CBIC can notify a value? नहीं, जीएसटी इज अ मच क्लीनर लॉ। जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू ही यूज होता है, नथिंग एल्स। चलिए, लेट्स सी दी प्रोविजन, और ये मैं आपको लिखा दूंगा ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड टैरिफ वैल्यू। Taxable event in case of imports. Import of goods commences when the goods enter the Indian territorial waters, and it is complete when the bill of entry is presented. Same day, you will get the order as well. Therefore, it can be said that the taxable event is when the bill of entry is presented and the goods cross the custom barrier. Goods cross the custom barrier when order is given, not before that. वो जैसे ही ऑफिसर ऑर्डर दे देगा, गुड्स हैव क्रॉस द कस्टम बैरियर, मतलब अब कस्टम्स का उस पर कंट्रोल नहीं है। उससे पहले तो कस्टम अपना बैरियर लगा के रखा है कि ऐसे नहीं लेके जा सकते, ड्यूटी दो फिर लेके जाना। सेक्शन 14, you'll write section 14 of Customs Act 1962. Okay. Valuation under customs can be as per tariff value or transaction value. Section 14 is applicable for both import as well as export. Circle circle, हम लोग importation का पढ़ रहे हैं पर ये दोनों में अप्लाई होता है, import as well as export.
के अब यहां समरी में आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट टैरिफ वैल्यू, give a down arrow. CBIC has the power to notify value for any goods specified in Custom Tariff Act 1975. Full stop. In such cases, comma, transaction value is ignored as value will be tariff value. So tariff value दिया हुआ है तो can you use transaction value? No. अगर टैरिफ वैल्यू नहीं दिया हुआ है सर तब तो यूज करेंगे ही ना। ठीक है, सेकेंड पार्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू, give a down arrow. Price actually paid or payable at the time of importation. At the time of importation. Now circle at the time of importation. Very important. At what time is very important. फिर लिखेंगे प्लस adjustments under Rule 10 of Custom Valuation Rules. Custom Valuation Rules 2007. सर ये एडजस्टमेंट्स अंडर रूल 10 क्या है? यही तो फन है आज का, एडजस्टमेंट्स अंडर रूल 10। बट एक सिंपल चीज पूछता हूं, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसका ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग भी सप्लायर करके दे रहा है, कौन सा रेट लगेगा, प्रोडक्ट का या ट्रांसपोर्टेशन का या पैकिंग का? पी टी या पैकिंग? सर प्रोडक्ट का ही रेट लगेगा, क्यों? सर वैल्यू में ना वो ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग का वैल्यू ऐड हो जाएगा। हैव यू डन दिस इन वैल्यूएशन चैप्टर इन जीएसटी? इncidental or ancillary expenses added, वही करना है यहां भी, बट डिफरेंस ये है, वहां इट कम्स डायरेक्टली इन दी सेक्शन, वहां सेक्शन 15 ऑफ वैल्यूएशन डायरेक्टली ऐसे ऐड हो जाता है, यहां इट इज थ्रू अ रूल, वो सारे एडजस्टमेंट्स आर गिवन एज रूल 10 कि ये सब चीज ऐड करना है। ठीक है, अब नीचे देखिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू विल अप्लाई
ओनली इफ ऑल दी फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। थोड़ा फीलिंग आएगा आपको कि ऐसा पढ़ा हुआ है। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सुना हुआ है। हाँ, वहां भी था, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यू शुड नॉट रिसीव समथिंग एक्स्ट्रा। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वैल्यू विल बी डिटरमाइंड एज पर वैल्यूएशन रूल्स। करेक्ट। गुड्स मस्ट बी सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल होना चाहिए। अगर फ्री दिया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू फ्री के लिए जीरो हो जाएगा। तो गुड्स मस्ट बी सोल्ड, ओनली देन ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन अप्लाई। फ्री देंगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगा क्या? जीएसटी तो नहीं लगता, क्योंकि कंसिडरेशन जरूरी है अनलेस इट इज अ शेड्यूल वन केस। बट कस्टम्स लगता है फ्री पे। हाँ, ठीक है। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। एंड लास्ट वन, import export takes place at the time and place of importation or exportation from India। ये तो सर सब में सेटिस्फाई होना चाहिए। इंपोर्ट कब होना चाहिए? टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एक्सपोर्ट कब होना चाहिए? टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। सर मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट तब होना चाहिए जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, और कहाँ फाइल करोगे? जहां गुड्स आए। एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल, जब गुड्स भेज रहे हो। तो सर ये फोर्थ वाला कंडीशन कहां सेटिस्फाई नहीं होगा? स्मगलर्स। हाँ, स्मगलर्स, डू दे फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन? ऐसे लेके आ गया, फिर अगर पकड़ा गया तो होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री तो है ही। स्मगलर्स, इज देयर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड? कैन दे से ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, देखो बिल। उनका वैल्यूएशन अलग से होगा। इसीलिए नॉर्मली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर एवरीवन एक्सेप्ट स्मगलर्स। और एक दो केस और देखेंगे वेयर हाउस चैप्टर में, जहां इंपोर्ट इज नॉट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं होता है। फिर क्या होगा सर? दिया हुआ है, इफ एनी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, valuation will be carried out as per custom valuation rules 2007। दो अलग अलग रूल्स है, एक इंपोर्टेड गुड्स के लिए, एक एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए, बट बोलते हैं हम लोग कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007। Okay, now आपको क्या लगता है? All tax evaders sitting in the class have to answer this। when you import and you want to save नहीं बोलूंगा, you want to evade custom duty, आप वैल्यू ज्यादा दिखाओगे या कम दिखाओगे? सर, you don't have to even think that we will make a mistake in this। हम तो वैल्यू कम दिखाएंगे। एंड व्हाट विल यू टेल योर फ्रेंड्स इन द सेम इंडस्ट्री? बिकॉज देखो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे सेम इंडस्ट्री में। सबको बोलेंगे सर सब कम दिखाओ, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चले पूरा इंडस्ट्री कम दिखा रहा है। नाउ सच थिंग्स हैपन इन इंडिया, इज इट सर? यस। टू cater to this, government has come up with one more rules: assistance in value declaration of identified imported goods। इसमें क्या होगा सर? इसमें
सीबीआईसी कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन डाल देगा। देखो आजकल क्या होता है, सेम डे प्रोसेसिंग होता है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, सेम डे ऑर्डर आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फास्टर क्लियरेंस बहुत लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। तो सीबीआईसी क्या कर सकता है, एक कमिटी बनवा सकता है और गवर्नमेंट के अंदर वो कमिटी रहेगा। तो वो गवर्नमेंट के अंदर कमिटी क्या करेगा, ऐसे सेक्टर्स फाइंड करेगा जहां ऐसा हो रहा है, मतलब जो सेक्टर जहां सब कोई ऐसा कर रहे हैं। एंड देन व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू पुट एडिशनल ऑब्लिगेशन कि ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एंड फिर जो भी गुड्स नोटिफाई होंगे उस इंडस्ट्री के सारे लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा टू प्रूव द वैल्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सप्लाई। सो दिस इज द पावर एडेड। हैज गवर्नमेंट डन समथिंग ऑन दिस सर? लास्ट ईयर ही आया था, अभी तक तो कुछ कमिटी वगैरह बैठा नहीं है। बट डज गवर्नमेंट हैव द पावर टू पुट एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑन द इंपोर्टर्स? द आंसर इज यस। अब थोड़े बातें सोच के देखो, विल दिस अप्लाई in cases where government is only giving you license to import duty free? Nice. Will this apply for something which is exempted from custom duty? Nice, sir. So there are some exceptions जहां ये rules apply नहीं होंगे. Very logical. Let's have a look at it. Power पढ़ रहे हैं हम लोग, रियलिटी में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है एज फार एज आई एम अवेयर। मतलब कस्टम्स वी डोंट प्रैक्टिस कंप्लीटली क्योंकि सारा कस्टम हाउस ब्रोकर्स ही कर देते। कस्टम्स असिस्टेंस इन वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2023। These rules have been notified. Section 14(1) of Customs Act lists out certain matters which may be provided for in the rules. The said subsection was amended by Finance Act 2022 to insert the following text. तो पहले power add किया था, फिर उसके बाद rules बने। Additional obligation of the importer in respect of any class of imported goods, तो पूरा एक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। And the checks to be exercised including circumstances and manner of exercising as the board may specify. Who is this board? CBIC. Where the board has reason to believe that value of such goods may not be declared truthfully, accurately, having regard to the trend of declared value of such goods or any other relevant criteria. The said amendment is a measure to address the issue of undervaluation circle in import, and it provides for rules to be framed by central government whereby the board can be enabled to specify the additional obligations of the importer in respect of class of imported goods whose value is not being declared correctly. The criteria for selection of such goods and the checks in respect of such goods. CAVR 2023 can be applied only in the following processes referred in the rules. Written reference has to be made to the board, which if found suitable by a screening committee, application screen किया जाएगा. For detailed examination must have been comprehensively examined by the evaluation committee, which should have concluded the likelihood of the value of relevant class of goods is not declared truthfully. Screening committee will give its recommendations confirming the completeness of the report, and then it will be given to the board. Board will specify the
आइडेंटिफाइड गुड्स। और वो जो गुड्स बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, से सपोज बोर्ड बोलता है एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो एलईडी लाइट्स वालों को एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस, कहाँ ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखिए। ऑब्वियसली सर, सेकेंड पॉइंट पढ़ के देखिए और अच्छा लगेगा। जहां ऑलरेडी टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड है, जहां ऑलरेडी टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं, कितने में भी मंगाओ ना, गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर गुड्स विच अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक रेट बेसिस, मतलब क्वांटिटी बेसिस, पर लीटर, मतलब 50 रुपीज पर लीटर अगर कस्टम ड्यूटी है, डजेंट मैटर कितने में भी इंपोर्ट करो ना। Import made in terms of authorizations or licenses under duty exemption scheme of FTP, Foreign Trade Development and Regulation Act, in which the inputs imported prior to export are physically contained in the export product, ये आप सीखेंगे FTP में। Imports where buyer and seller are related, investigation is already going on or it is finalized। प्रोजेक्ट इंपोर्ट एक स्पेशल कैटेगरी होता है जहां गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ना इंपोर्ट अलाउ कर देता है एट वन पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी रेट, बड़े बड़े पावर प्लांट्स के लिए होता है। तो अब बहुत चीज मंगाते हैं ना, तो सब चीज के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटी रेट बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेट नोटिफाई करता है, वो सब चीज में ये नहीं अप्लाई होगा। अरे दिस तो यूल अंडरस्टैंड पीपल, जी पॉइंट फेवरेट। प्योर सोल्स, इंपोर्ट मेड बाय इन नॉन कमर्शियल क्वांटिटी, जो आप मंगाते हो पर्सनल यूज के लिए, वो सब पे नहीं अप्लाई होगा। इंपोर्ट्स फॉर री एक्सपोर्ट, नो टेंशन। इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड कैन स्पेसिफाई एनीथिंग एल्स एज वेल। ओके, नाउ नाउ आई नीड योर हेल्प पीपल, बैडली, अभी तो बैडली आई नीड योर हेल्प। A person is importing a product for 95,000, इंडिया में उसी प्रोडक्ट का रेट है 1 लाख, ये चाइना से आ रहा है 95,000 में, इंडिया में बनता है 1 लाख में। माई क्वेश्चन टू यू इज विच वन विल यू प्रिफर, इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सर इंपोर्ट्स, हम लोग वैल्यू कॉन्शियस है सर, कहीं से भी आता हो 95,000 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो चाइना से आएगा ना, इस पे हम एक ड्यूटी लगाएंगे BCD, हैव यू हर्ड ऑफ BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी से सपोज है 10%, ये रेट 10% कहाँ दिया हुआ रहता है सर, ये रहता है शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, मतलब ये इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये 10% लग गया 9,500। अब इसके ऊपर हम लोग और एक चीज लगाते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। व्हाट इज अ सरचार्ज? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, surcharge is an add-on increase in the basic duty। तो सरचार्ज 10% दोनों पे लगेगा या 9,500 पे लगेगा?
एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आप लोग ट्रेंड हो इनकम टैक्स में, सो आई डोंट हैव टू वरी। 10% इस पे लगेगा और ये आएगा 950। ठीक है, अब इसका टोटल बता दीजिए जरा। 1 लाख नहीं, सबका 5450। 1,05,450। Now you tell me which one will you prefer, China और डोमेस्टिक? सर डोमेस्टिक सर अभी, क्योंकि सर वहां 1,05,000 लग रहा है, हम लोग 1 लाख इज बेटर सर। नाउ लेट मी टेल यू, इंडिया में इस पे लगता है जीएसटी एट 18%। 18,000 टोटल आया 1,18,000। नाउ यू टेल मी, चाइना और डोमेस्टिक? सर ऐसे टाइम पास मत करो सर आप। ठीक है, अभी यहां अगर जीएसटी लग रहा है तो क्या यहां जीएसटी नहीं लगेगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये लगना चाहिए ना। एक देर शुड बी अ काउंटर। करेक्ट करेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, अंडर सेक्शन 37। और इसका रेट इज इक्वल टू द आईजीएसटी रेट इन इंडिया। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी कितना लगता है? जो भी आईजीएसटी रेट रहेगा इंडिया में, वो लग जाएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 37। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इंडिया के प्रोडक्ट्स अगर जीएसटी सफर कर रहे हैं तो बाहर वाले जो आएंगे वो भी जीएसटी सफर करेंगे। तो यू टेल मी, ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है इसका परसेंटेज क्या रहेगा इफ दिस प्रोडक्ट इज 18 इन इंडिया? सर 18 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 18 लगा दिए। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 18 95 पे लगेगा, या इस पे लगेगा, या इस पे लगेगा, या इस पे लगेगा? एंड यहाँ एक चाइल्डहुड मेमोरी आपका आ जाना चाहिए, जो आपने ऐसे बचपन में सीखा था। GST is applicable on all taxes other than GST and compensation cess. अरे हाँ, पढ़ा था GST on all. Yes, so this will be applied on 1,05,450, which comes to 18,981. अब इसका टोटल कितना आया? 124,431। अब फाइनली बता दो, इंडिया या चाइना? बस बस। ओके, नाउ क्या आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है? यस, क्या आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? यस, यही आपने सीखा था आईटीसी चैप्टर करते समय, कि आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज एलिजिबल एज आईटीसी। आर यू क्लियर? यस। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जो आप इंडिया से खरीदो या बाहर से मंगाओ, आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो ना तो आपको इंडिया में आईटीसी मिलेगा, ना इंपोर्ट में आईटीसी मिलेगा। क्लियर विद दिस? यस।
ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। से सपोज देर इज कॉम्पेंसेशन सेस ऑफ 40%। अब ये कॉम्पेंसेशन सेस कितने पे लगेगा इंडिया में? नहीं, कॉम्पेंसेशन सेस उसी वैल्यू पे लगता है जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है। हाँ क्या सर? हाँ। देर इज नो जीएसटी ऑन कॉम्पेंसेशन, नो कॉम्पेंसेशन ऑन जीएसटी। तो कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा 1 लाख पे, ये आएगा 40,000, टोटल 158। आई अगेन आस्क यू, इंडिया और चाइना? Sir, once more you say this, we will exit immediately, sir. Now, you tell me one thing. अगर यहाँ कॉम्पेंसेशन सेस लग रहा है, क्या यहाँ कॉम्पेंसेशन नहीं लगेगा टू काउंटर इट? इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 39, विच इज टू काउंटर कॉम्पेंसेशन सेस, और इसका रेट इज वॉट एवर इज द रेट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो यहां भी कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा। माय क्वेश्चन इज ये कितने अमाउंट पे लगेगा? दिस विल अप्लाई ऑन 1,05,000, क्योंकि जिस पे जीएसटी लगता है उस पे ही कॉम्पेंसेशन सेस लगता है, विच विल बी 42,180। और इसको टोटल करोगे तो आ गया 166,611। मैं अब नहीं बोलूंगा, नहीं, बस इंडिया और चाइना। This is how we compute custom duty. Did you understand how to compute custom duty? पहली बार आप कोई टैक्सेशन का कंप्यूटेशन सीख रहे हो आईडीटी में। नहीं तो जीएसटी तो डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते थे। इसका एक कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा, फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा, फिर आईजीएसटी लगा, फिर कॉम्पेंसेशन लगा। ओके, सो यू कैन ऐड ऑल दीज 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 करके जो आंसर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी, इंक्लूडिंग आईजीएसटी, विच कम्स टू 71,611। अब अप्लाई करके देखो परसेंटेज, 71,611 डिवाइडेड बाय 95,000, कितना टोटल कस्टम ड्यूटी लग रहा है? थोड़ा शॉक लगेगा आपको। लगा? कस्टम ड्यूटी ये तो वैल्यू है ना 95,000। कस्टम ड्यूटी क्या होगा? ये चारों को मिला के 95,000 प्लस 950 प्लस ये 18,000 प्लस ये 42,000, ये सबको मिला के बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। समझ में आया? यस। अरे यस यस। देखा कितना टैक्सेस लगता है? अभी कहीं कहीं ना बेसिक कस्टम ड्यूटी 100% होता है। क्या? किसी किसी प्रोडक्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 100% है।
सर बस इतना टैक्सेस हमको पे नहीं करना है. यू डोंट हैव अ चॉइस. ओके. एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक? जीएसटी से पहले क्या काउंटर करना होता होगा? आज जैसे काउंटर करते हैं जीएसटी, काउंटर करते हैं कॉम्पेंसेशन सेस, पहले क्या काउंटर करते होंगे? पहले काउंटर करते थे सेंट्रल एक्साइज, जो आता था सीवीडी अंडर सेक्शन 3(1). यहाँ 3(7) जो दिखाई दे रहा है ना, 3(7) के बदले 3(1). और एक सेंट्रल एक्साइज होता था 3(3), जो एक स्पेशल पावर था। और वैट, वैट को काउंटर करते थे 3(5). तो ये वैट का काउंटर होता था, ये दोनों सेंट्रल एक्साइज का काउंटर होता था। इसीलिए ये सब सीरीज में है, 3(1), 3(3), 3(5), और जो बीच वाले है ना, वो सब बताते हैं कितने पे लगेगा। मतलब 3(2) बताता है 3(1) कितने पे लगेगा, 3(4) बताता है 3(3) कितने पे लगेगा, 3(6) बताता है 3(5) किस पे लगेगा, 3(8) बताता है 3(7) कितने पे लगेगा, 3(10) बताता है 3(9) कितने पे लगेगा। ये हम लोग को सीखना है सर? नहीं। बट डिड यू अंडरस्टैंड हाउ इट प्रिंसिपली वर्क्स? यस। तो चलिए, लेट्स राइट वन एग्जाम्पल, और उसके बाद एक आपको भी एग्जाम्पल दूंगा मैं ये सॉल्व करने के लिए। अभी तो शुरुआत है. फन विल बी when you start learning how to compute 95. ये तो इजी पार्ट है. Fun will be when you have to calculate this 95. अभी तो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन सीख रहे हैं बस, फिर सीखेंगे कि वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं. चलिए आ जाइए पेज 290 पे. यहाँ दिया हुआ इलस्ट्रेशन 1. यहाँ आप लिखेंगे असेसेबल वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे 1 लाख. अब रोमन 2, बेसिक कस्टम ड्यूटी at 10%. So show the computation. 1 lakh into 10%. यहाँ आएगा 10,000. फिर and basic custom duty you can write BCD. फिर थर्ड वन सोशल वेलफेयर सरचार्ज. सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हम लोग बोलते हैं SWS. सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, which will apply only on 10,000. 10,000 into 10% comes to 1,000. Now total it 1,11,000. इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर सीवीडी अंडर सेक्शन 3(7). सीवीडी क्या है सर? सीवीडी को एक एरो देना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, नीचे सब दिया हुआ है बट फिर भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी. वैल्यू फॉर सीवीडी अंडर सेक्शन 3(7). फिर सीवीडी अंडर सेक्शन 3(7), दैट इज IGST. इसको आप IGST अलग से भी लिख सकते हो और कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST भी लिख सकते हो. बोथ आर एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस. CVD अंडर सेक्शन 3(7), IGST 18%. नेक्स्ट लाइन में इसका कंप्यूटेशन दिखा देना. 1,11,000 इंटू 18% कितना आता है ये? 19,980. थैंक यू. अब इसको टोटल मत करना, इंस्टेड ऑफ दैट कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST.
which will be Roman 2 plus Roman 3 plus Roman 5. टोटल करने का जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल चाहिए ही नहीं. Custom duty including IGST will be 1, 2, 3, 30,980. तो इफेक्टिव रेट क्या हुआ? 30,980. 1 लाख रुपया पे 30,980. 31%. Are we giving competition to income tax? कलेक्शंस दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है. हाँ, मतलब कभी इधर उधर थोड़ा होता है, बट डीटी कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड. ओके, चलिए. अब let's see the points to be noted. Basic custom duty is levied under Section 12 of Customs Act and the rate is specified in Custom Tariff Act. Integrated tax under Section 37 is equal to IGST as levied under Section 5 of IGST Act on like articles on its supply in India. It is applicable on any imported goods with maximum rate of 40. Are you aware of this maximum rate of 40? कुछ याद आ रहा है? Good. Okay. GST compensation cess under Section 39 is a compensation cess levied under Section 8 of GST Compensation Cess Act. आप ये एक्ट नहीं पढ़ते तभी आपको 8 नहीं पता है, सिलेबस में नहीं है. इट इज लेविड टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. ठीक है. Now let's write a illustration. Value 6,50,000. BCD 20%. SWS 10%. IGST 28%. Compensation says 40%. Compute custom duty. All yours. Enjoy. Have fun. Waiting for your answers. Let's see. आप क्या करते हैं? ये सॉल्व करेंगे आप एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स.
682, 240, 736, 240. Two answers have received. Six, 1, 8, 800. That means I have to jump outside the window. तीन आंसर आ चुका है. चलिए देखते हैं व्हाट्स द विनिंग आंसर. Assessable value. Now, assessable value given in the question is 6,50,000. Fair second will be BCD. BCD at 20%. This will be on 6.5 lakhs into 20%, which comes to 1,30,000. Then you have SWS at 10%. This will be on 1,30,000 into 10%, 13,000. You can total this up, 7,93,000. This is value for 37 and 39. उसके बाद आएगा CVD under section 37, which is to counter IGST. Rate दिया हुआ 28%. I will need your help. Thank you. 222,040. फिर आएगा CVD under section 39, IGST, sorry, compensation cess at 40%. ये भी 793 पे अप्लाई होगा. 317,200. Thank you. And custom duty will be Roman 2 plus लिखना custom duty including IGST and compensation cess. Roman 2, Roman 3, Roman 5, Roman 6. And the winning answer is 682, 240. 682, 240. Did you understand how to compute custom duty? ऐसा इतना अच्छा लग रहा होगा ना तुम लोग को सम करके इतने दिन बाद. Okay. Done, done, done. सर इसमें तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा है वैल्यू से.
ओके ओके, लेट्स, ये सब खाली डिस्कशन के लिए, दिस विल नॉट बी आस्क्ड एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सब कैसे वर्क करता था. Additional duty under section 3(1), which is CVD under section 3(1). 3(1) was to counter central excise. 3(3) कभी यूज ही नहीं हुआ, इसीलिए उसका रेफरेंस नहीं है, but that was also to counter central excise. Any article which is imported into India is also liable to duty equal to excise duty for the time being leviable on like articles if produced or manufactured in India. In addition to the above, central government has the power to notify additional duty under 3(1) for alcohol, because alcohol पे तो state excise लगता था, पर फिर भी 3(1) में central government के पास power था that they can levy 3(1) on alcohol import. 3(5). 3(5) is levied to compensate VAT or sales tax payable on purchase and sale of goods. It is also known as SAD, Special Additional Duty. Rate is fixed at 4% because starting में जब VAT आया था तब main rate was 4%. Due to introduction of GST, the applicability of additional duties, these two additional duties, is very limited. Both are still applicable on supply of alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel. क्या आपको ये सब products पता है? Yes. क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ लगे सर, सब कुछ मतलब 3(1)(b), 3(5)(b), 3(7)(b), 3(9)(b? हाँ, लेट मी टेल यू, सेंट्रल एक्साइज अभी टोबैको पे एग्जेम्प्टेड है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ लगा सकता है. सर सब कुछ लगेगा तो वैल्यूएशन कैसे होगा? लेट मी शो इट टू यू, इट्स एन इंटरेस्टिंग मेज. पहले असेसेबल वैल्यू पे लगेगा BCD, फिर SWS लगेगा इस पे, फिर ये तीनों पे लगेगा CVD अंडर सेक्शन 3(1), फिर ये सब पे लगेगा CVD अंडर सेक्शन 3(5), क्योंकि वैट वाज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग, और फिर ये सब पे लगेगा CVD अंडर सेक्शन 3(7) and 3(9), which because GST is applicable on everything, and that is how you get your full. You can make a reference to this in your notebook, या ऊपर ऐसे लिखना है आपको तो एग्जाम में they will not ask, because 3(1), 3(5) is there only on few products, और अगर 3(1), 3(5) पूछा तो 3(7), 3(9) नहीं पूछेगा, but you will understand how these are applicable. So if you want, you can write this here. यहाँ या यहाँ कौन से पे क्या चीज लगता है? Done. Good.
Okay. Now I need your help. Do you understand the difference between rate of exchange and rate of duty? Yes, obviously, sir. Rate of exchange is to convert dollar into INR, euro into INR. While rate of duty is कौन से दिन का बेसिक कस्टम ड्यूटी IGST ये सब रेट लगेगा। अब रेट ऑफ एक्सचेंज लॉ में दिया हुआ है दैट इट विल कैन यू टेल मी if I say rate of duty, rate of exchange will be first bill of entry, which is the first bill of entry which you file? Which is the first bill of entry which you file? क्या होता है फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री? कौन सा होता है फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री? बताइए। Rate of exchange is on the date of filing first bill of entry. Which is the first bill of entry which you file? Bill of entry. Okay. Let me tell you, this can be either bill of entry for home consumption or it can be into bond bill of entry. अगर देखो आप अगर डायरेक्ट क्लियरेंस कर रहे हो, अगर डायरेक्ट क्लियरेंस कर रहे हो तो आप क्या फाइल करते हो? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, तो वो बन जाता है फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। अगर आप वेयर हाउस में रखने वाले हो तो वेयर हाउस में रखने के लिए आप कौन सा पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो रेट ऑफ एक्सचेंज फ्रीज हो जाता है। कब फ्रीज होता है? जब भी आपने पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। अब पहला बिल ऑफ एंट्री या तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो सकता है या इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। समझ में आया? ओके। अब बताओ कौन सा रेट यूज करोगे? सीबीआईसी का रेट यूज करोगे या आरबीआई का रेट यूज करोगे? रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन का लेना है वो तो पता है। कौन सा वाला? सीबीआईसी वाला, आरबीआई वाला या बैंक वाला? वेलकम टू कस्टम्स। सीबीआईसी नोटिफाइड। आरबीआई वाला नहीं, नहीं। जीएसटी में आपको एक जगह याद है आरबीआई रेफरेंस रेट था। हाँ, दैट्स द कंफ्यूजन व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल। व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल ना, यू मिस आउट दी स्मॉल पॉइंट्स और फिर आप आरबीआई रेट लगा के आ जाते हो। केयरफुल। सीबीआईसी रेट as on the date of filing first bill of entry। अब बात करते हैं रेट ऑफ ड्यूटी। कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा? दिस इज एज गुड एज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर ऑफ जीएसटी। हाँ, पर ये सिंपल है, यही दिया हुआ है।
पर ये टाइम ऑफ सप्लाई आप जीएसटी में सीखे थे, उस दिन का रेट लगता है। अब यहाँ रेट ऑफ ड्यूटी, लेट्स सी। रेट ऑफ ड्यूटी जब आप वेयर हाउस में रख के रखे हो, तो रेट ऑफ ड्यूटी विल बी जब आपका क्लियर करने का इंटेंशन रहेगा तभी का ड्यूटी लगेगा, एंड दैट इज व्हेन यू फाइंड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगता है? जब आपको क्लियर करने का इंटेंशन हो, और वेयर हाउस के केस में क्लियर करने का इंटेंशन होता है व्हेन यू फाइल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। नाउ वेयर डज इंस्टीट्यूट प्ले विथ यू? ये दिख रहा है, ये इनटू बॉन्ड, और ब्लू वाला एक्स बॉन्ड। दिख रहा है, दिख रहा है, दिखा? एक्सचेंज रेट विल बी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, while rate of duty will be on X bond. Institute will try to mix it. You have to be careful. सर डायरेक्ट क्लियरेंस कर दे तो? अगर डायरेक्ट क्लियरेंस कर देते हो, तो डायरेक्ट पोर्ट से क्लियर कर देते हो या एयरपोर्ट से क्लियर कर देते हो, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और entry inwards / arrival of aircraft, whichever is later. Careful, careful. Whichever is later. Because जब तक एयरक्राफ्ट अराइव नहीं किया है या जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिला है, तब तक तो गुड्स इंडिया टच ही नहीं किए हैं। तो इसीलिए इंडिया टच हो गया है, प्लस बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया है, दोनों में से लेटर डेट जो होगा दैट विल अप्लाई। लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस, ध्यान से देखना। द गुड्स टच इंडिया ऑन 11/7/24, पर मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया था on 4/7/24. Can I file a prior bill of entry? गुड्स आने से पहले क्या मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके रख सकता हूं? हाँ, ये ऑब्वियसली। अगर मुझे लगता है कि अगले 30 दिन में गुड्स आ जाएगा, तो मैं बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल करके रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो बिल ऑफ एंट्री मैंने 4/7 का फाइल कर दिया, गुड्स आए और शिप को एंट्री इनवर्ड्स मिला 11/7 को। Which day's rate of duty will be used? Which day's rate of duty will be used? 11/7. क्यों? अरे क्योंकि 4/7 को तो गुड्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है यार? यू क्लियर विद दिस? यस। और से सपोज मैं बाद में फाइल करता हूं, ये केस 1। अगर मैं बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल 15/7 में, तो कौन से दिन का रेट लगेगा? Then in that case, the rate of duty will be 15/7, क्योंकि that's when my intention of clearing the goods for home consumption is made aware of. आपको दिखाई दे रहा है कि 15/7 को मैं क्लियर करना चाहता हूं, तो 15/7 और एंट्री इनवर्ड्स whichever is later। समझ में आया लॉजिक whichever is later का? तो अगर पहले भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करके रख दोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल ऑफ एंट्री डेट ही लगेगा। मतलब से सपोज यहाँ रेट चेंज होने वाला है, यहाँ रेट चेंज हो गया, आपको पता है कि रेट चेंज होने वाला है, बजट में ज्यादातर रेट चेंज होता है, तो रेट चेंज होने वाला है। क्या आप पहले ही फाइल करके बच सकते हो इवन व्हेन योर गुड्स हैव नॉट कम? क्योंकि यहाँ 12% था, अब जाके गवर्नमेंट 15 करने वाला है। नहीं, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड अराइवल में, एयरक्राफ्ट में एंट्री इनवर्ड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट एनी अदर केस? कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू थिंक ऑफ
एनी अदर केस। सर एनी अदर केस क्या होता है? एनी अदर केस, स्मगलिंग, एग्जैक्टली राइट। इतने सारे स्मगलर्स बैठे हुए क्लास में कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनी अदर केस, एनी अदर केस देखो, ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट भी होम कंजम्पशन ही फाइल करते हैं हम लोग। एनी अदर केसेस फॉर स्मगलर्स, बेसिकली स्मगलर्स ना, वो लोग कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करेंगे। तो कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जिस दिन वो लोग पकड़े गए उस दिन हम लोग कस्टम ड्यूटी पे कराएंगे। जिस दिन कस्टम ड्यूटी पे कराएंगे, दैट डेज रेट ऑफ ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया? इनफैक्ट हैव यू सीन सिमिलर लैंग्वेज इन जीएसटी एनी अदर केस? कि कुछ नहीं मिल रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वो सब यहीं से कॉपी किया गया है। ओके, तो जस्ट टू सम अप, कौन से दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लगता है? फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। रेट ऑफ ड्यूटी, अगर वेयर हाउस गुड्स है तो इनटू बॉन्ड, सॉरी वेयर हाउस गुड्स है एक्स बॉन्ड, जिस दिन आपका इंटेंशन क्लियर हो। डायरेक्ट क्लियरेंस कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। एग्जाम में क्या होता है पता है? यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस विच एवर इज लेटर इवन फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आपको लेटर इतना अच्छे से याद रहता है ना, लेटर 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 लेटर, कि रेट ऑफ एक्सचेंज में भी यही लगाना शुरू कर देते हो। अरे रेट ऑफ एक्सचेंज में नहीं है विच एवर इज लेटर, रेट ऑफ एक्सचेंज में खाली फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री है बस, कुछ नहीं है। एक्सचेंज रेट उसी दिन फ्रीज हो जाता है। एनी अदर केस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। चलिए, लेट्स रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और ये हम लोग लिखेंगे। Determination of relevant date for rate of duty, rate of exchange and tariff value. टैरिफ वैल्यू सर, जिस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा उसी दिन का टैरिफ वैल्यू लगेगा, सेम ही है। Rate of exchange. Rate of exchange will be the rate applicable on the date on which first bill of entry is filed. The first bill of entry may be for home consumption or into bond bill of entry for warehousing. Rate of exchange will be CBIC rate, not RBI rate. अब rate of duty and tariff value, the key is intention to clear the goods for home consumption. अब यहाँ 3 पार्ट दीजिए। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे वेयर हाउस्ड गुड्स, गिव अ डाउन एरो, डेट ऑफ फाइलिंग, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सेकेंड पार्ट के लिए ज्यादा जगह चाहिए मेरे को। डायरेक्ट क्लियरेंस फ्रॉम पोर्ट एयरपोर्ट, give a down arrow, date of filing, bill of entry for home consumption, or
एंट्री इनवर्ड्स स्लैश अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट comma whichever is later, circle this term later, and last any other case. एनी अदर केस के और एग्जांपल आएंगे वेयर हाउस में. एनी अदर केस. डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. डन. करेक्ट. ठीक है. Mark this note important. They will surely test you sometime. हाँ, रेट ऑफ ड्यूटी ना नाम में है ना. कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लगेगा. ओके. इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन. कौन सा सब्सटीट्यूशन. पहले आपने वेयर हाउसिंग का बिल फाइल किया, फिर आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर रहे हैं. पहले आपने वेयर हाउसिंग का फाइल किया कि मैं वेयर हाउस लेके जाने वाला हूं. फिर सडनली पैसे आ गए, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं वेयर हाउस नहीं लेके जाऊंगा, अब तो मैं होम कंजम्पशन क्लियर करूंगा. कौन से दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा. वेयर हाउसिंग करने वाले थे, फिर बोले, नहीं 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 पैसे आ गए, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया. सर होम कंजम्पशन का बिल. हाँ, करेक्ट आंसर इज होम कंजम्पशन का बिल. वही लिखा हुआ है डेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. डेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि उसी दिन तो आपने होम कंजम्पशन का बिल फाइल किया. ओके. और कोई बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट करोगे तो कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा. जिस दिन अमेंडमेंट किया है या जिस दिन बिल ऑफ एंट्री ओरिजिनल वाला फाइल किया था. The law says original date of filing bill of entry. Original date of filing bill of entry. Clear with this? Yes. Okay. एक छोटा सा स्टोरी and we end. People, I have a friend who is in India. और वो ना यूएस से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है. चोकोपाई, स्पेशल चोकोपाई, 200 pieces, $100 each. एक चोकोपाई $100. यस, $20,000 का. बेसिकली वो बेचने के लिए ही
इंपोर्ट कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये यूएस एक्सपोर्टर का फैक्ट्री है। हम लोग को यहां से पहुंचना है इंडिया। कैसे पहुंचेंगे? अब क्या होता है, यहां से ये हुआ यूएस पोर्ट, तो पहले जाएंगे यूएस पोर्ट। तो यहाँ लगता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस भी लगता है। So say suppose transportation charges was $100, handling charges was $50, तो इसका टोटल आ गया 20,150 सब मिला के। तो अब गुड्स पहुंच चुके हैं पोर्ट में। पोर्ट में पहुंचने के बाद यहाँ लगता है फ्रेट एंड इंश्योरेंस। इट इज मैंडेटरी टू गेट इंश्योरेंस। फ्रेट और इंश्योरेंस के बाद हम पहुंच जाते हैं इंडियन पोर्ट पे। और इंडियन पोर्ट पे पहुंचने के बाद यहां लगता है अनलोडिंग चार्जेस, और फिर यहां से आप ट्रांसपोर्ट करते हो अपने फैक्ट्री को, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। और फाइनली गुड्स पहुंच गए हैं इंपोर्टर के प्रीमाइस में। से सपोज अनलोडिंग चार्जेस 20,000, ये 30,000। अब फ्रेट वॉज $1,000 and insurance was say suppose $200. My question to you is, इतने जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगा? ठीक है, थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। यहाँ एक बड़ा शिप है। ये बड़ा शिप जो है ना, वो इतने छोटे से पोर्ट में नहीं आ सकता है, तो हम लोग छोटे छोटे शिप यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज बार्ज। और ये बार्ज, ये शिप्स, ये स्मॉल बोट्स जो है, ये स्मॉल बोट्स लेते हैं शिप डेमरेज। शिप डेमरेज बोलते हैं इसको, यहां से यहां लाने के लिए। एंड शिप डेमरेज वाज ₹50,000। और सर पोर्ट पे ज्यादा दिन रखा, अगर पोर्ट पे ज्यादा दिन रखा ना, तो यहाँ लगता है डेमरेज। दोनों अलग है सर, हाँ दोनों अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना। डेमरेज इज एक्स्ट्रा रेंट which is charged at the port. Ship demurrage is small boat या उसको लाइटरेज या बार्ज बोलते हैं, जो लाने के लिए यूज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या क्या चीज पे लगेगा? ओके, let me tell you the most important principle which will help us in entire class tomorrow. Custom duty is applicable till this point, till the goods touch the Indian landmass। पहली बार जब शिप इंडिया टच करेगा, तब तक का जितना भी कॉस्ट होगा, सारा लायबल टू कस्टम ड्यूटी। हाँ, टिल द शिप फर्स्ट टाइम टचेस इंडिया, वहां तक का सारा विल बी लायबल टू कस्टम ड्यूटी। इज इट सर? यस। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। दिस इज एक्स फैक्ट्री प्राइस। कि अगर आप यहां से फैक्ट्री से उठा के लेके जाएंगे,
तो $20,000 ही लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। फिर ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं FOB। FOB फ्री ऑन बोर्ड, मतलब यहां तक हम लोग काम कर देंगे, यहां तक आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। टिल दी बोर्ड वी विल बेयर एवरीथिंग, सब कुछ इसमें ही इंक्लूडेड है, फ्री ऑन बोर्ड। FOB में ऐड होता है फ्रेट एंड इंश्योरेंस, और यहां हम लोग को मिलता है CIF, नाम में मिल गया, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। CIF होगा 20,150 प्लस फ्रेट 1,000 प्लस 200, ये सब डॉलर में है, प्लस ₹50,000 शिप डेमरेज। हाँ हाँ, बिकॉज दिस इज 50,000 शिप डेमरेज इज पार्ट ऑफ फ्रेट, इज इट सर? हाँ, एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं, ये 50,000 विल बी लायबल एज पार्ट ऑफ फ्रेट, क्योंकि वो फ्रेट के लिए है, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही, तो वो भी ऐड होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अनलोडिंग चार्जेस? नहीं। डेमरेज चार्जेस? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर क्लियरेंस? नहीं। खाली यहां टच करने तक का खर्चा इंक्लूड होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज assessable value. Did you understand this? Yes. एनीवेज, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कल फर्स्ट 1 आवर यही चलता रहेगा कि क्या इंक्लूड करते हैं क्या नहीं इंक्लूड करते, एंड वी विल टॉक अबाउट this in detail, but I just gave you a brief on US to India, how will everything work, and I'll make you write this entire diagram, कल हम लोग लिखेंगे। अभी क्या सर, अभी मेरे पास आपके लिए थोड़े कस्टम्स के क्वेश्चन है, लेट्स सी। यस, ओके। डू यू रिमेम्बर द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट? कौन सा इंपोर्ट सर? हम नहीं जानते किसी इंपोर्ट को। पहले एक अराइवल ऑफ वेसल शुड ऑलवेज बी एट द पोर्ट और एयरपोर्ट। अराइवल से जस्ट पहले एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, जो पर्सन इंचार्ज देता है प्रॉपर ऑफिसर को, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब वो इंपोर्ट मैनिफेस्ट देने के बाद प्रॉपर ऑफिसर देता है एंट्री इनवर्ड्स। एंट्री इनवर्ड्स मिलते ही वेसल कैन कम टू दी पोर्ट। फिर अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग होने के बाद गुड्स का कस्टडी दे देंगे कस्टोडियन को। फिर इंपोर्टर क्या फाइल करता है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। व्हाट इज द डेट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन? 1 day प्रायर टू द अराइवल ऑफ वेसल आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। उसके बाद फाइल करोगे तो चार्जेस लगेंगे, ज्यादा नहीं, 5,000 पर डे फॉर फर्स्ट 3 days, 10,000 पर डे देयर आफ्टर, मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी। फिर आपने पेमेंट किया, पेमेंट कब करते हैं? सेम डे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है सेम डे। बाद में पेमेंट करोगे तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। पेमेंट करने के बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल कर चुके हो, अब ऑर्डर देगा ऑफिसर और आप गुड्स क्लियर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। पैसे नहीं है सर, जाओ फाइल करो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के साथ क्या देना पड़ता है? बॉन्ड देना पड़ता है 3 times द ड्यूटी अमाउंट। फिर वो ऑफिसर आपको देगा ऑर्डर फॉर डिपॉजिट टू वेयर हाउस, तो जाके वेयर हाउस में रख के आ जाओ।
फिर वेयर हाउस से निकलते समय क्या फाइल करते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अगर इंपोर्ट मैनिफेस्ट या पैसेंजर और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट अगर नहीं दिया तो पेनल्टी लगता है ऑन दी पर्सन इन चार्ज 50,000। कोई गुड्स शॉर्ट लैंडेड है तो पेनल्टी लगता है ट्वाइस द ड्यूटी अमाउंट अनलेस इट इज एक्सप्लेनेबल। देन we spoke about transit and transshipment. Transit, same conveyance. Transshipment, conveyance change हो रहा है। दोनों अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। उसके बाद एक्सपोर्ट में तो शिपिंग बिल फाइल करते हैं, वहां एंट्री आउटवर्ड दे देता है ऑफिसर, फिर लोड करते हैं गुड्स को, लोड करने के बाद एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होगा, हाँ ऑफिसर ऑर्डर देगा, उसके बाद लोड करेंगे, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होगा और फिर लीविंग परमिशन के साथ शिप निकल जाएगा। देन इज कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन गुड्स पिल्फर्ड बिफोर रीचिंग इंडिया? There is no levy at all. At the port, no. At the warehouse, pilferage, liable. Pilferage का बेनिफिट वेयरहाउस में नहीं मिलता है। Already cleared, वैसे भी you have already paid it. Destroyed का बेनिफिट वेयरहाउस तक मिलेगा, डैमेज का बेनिफिट वेयरहाउस तक मिलेगा, डिटीरियोरेशन का खाली अप टू अनलोडिंग, उसके बाद डिटीरियोरेशन का नहीं मिलेगा। रिलिंक्विशमेंट का सर, रिलिंक्विशमेंट का भी वेयर हाउस तक मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। देन एन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट और अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज complete or assembled if it has essential characteristic of the complete product। मिक्सचर है तो जो मेन प्रोडक्ट है उसके पास जाओ, सर दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है तो पहला स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो एसेंशियल कैरेक्टर चेक करो, वो भी नहीं मिल रहा है तो लैटरर दी बेटर। सर कुछ नहीं मिल रहा है, अकिन रूल, classified to the nearest possible product। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सर जो पैकिंग मटेरियल का रेट लगता है, सॉरी जो मेन प्रोडक्ट का रेट लगता है वही पैकिंग मटेरियल का रेट लगेगा इफ इट इज रीयूजेबल बाय द कंज्यूमर। इफ इट इज रीयूजेबल बाय मैन्युफैक्चरर तब तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है उस पर, बिकॉज दैट इज डिफरेंट, इट इज गोइंग टू गो बैक टू द मैन्युफैक्चरर। फिर हम बढ़े कंप्यूटेशन ऑफ इंपोर्ट विच वी विल टॉक in tomorrow's class। Thank you for 1 minute extra। See, oh, 2 minutes हो गया देखो। See you all tomorrow। Bye bye।